नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। कहते हैं कि हिंदुस्तान सबसे सुरक्षित मुल्क है और हमारी सुरक्षा के लिए हमारे पुलिसकर्मी दिन रात एक कर देते हैं। दिन हो या फिर रात हो, हर वक्त वो हमारी सुरक्षा के लिए अपना सर्वोच्च देते हैं। लेकिन जरा सोचिए, आपकी सुरक्षा करने वाला ही अगर आपका कातिल बन जाए तो फिर आप क्या करेंगे? यकीन मानिए, आप खुद पर भी भरोसा करना बंद कर देंगे। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, बल्कि सावधान कर रहे हैं, क्योंकि गोरखपुर में मनीष गुप्ता के साथ जो हुआ है उसके बाद हर कोई डरा हुआ है। जिस तरह से निर्दोष मनीष गुप्ता को मौत के घाट उतार दिया गया, मनीष की हत्या ने एक नहीं बल्कि पुलिस प्रशासन पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। सवाल सबसे अहम यह है कि मनीष की मौत आखिर कैसे हो गई? क्या पुलिस वालों की मार से ही मनीष गुप्ता की मौत हुई या फिर कोई और कारण है? अब खैर, मनीष गुप्ता हत्याकांड में सियासी पासे भी खूब फेंके जा रहे हैं। सूबे की सरकार जहां इस मामले में एक्शन पर एक्शन ले रही है, तो फिर वहीं चुनावों से पहले विपक्ष को एक मुद्दा और मिल गया है। तो आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तो मनीष गुप्ता हत्याकांड को लेकर के कई अहम सवाल हैं और सवाल सबसे अहम यह है, महत्वपूर्ण, कि आखिर पुलिस की जो कार्यशैली है उसको लेकर के सबसे बड़ा सवाल है। सवाल आज की बहस का यह है कि आखिर इसका कौन मास्टरमाइंड है, यानी कि इस पूरे घटनाक्रम का मास्टरमाइंड कौन है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसको लेकर के कई सवाल इसके साथ भी हैं। सवाल यह है कि आरोपियों की गिरफ्तारी आखिर अब तक क्यों नहीं हुई है? जांच में जो देरी हो रही है उससे किसको बचाने की आखिर कोशिश हो रही है? सीएम के आदेश के बाद भी आखिर कोई बड़ी कार्रवाई अब तक इस पूरे घटनाक्रम में क्यों नहीं हो सकी है? ये अहम सवाल हैं जो कि इस घटनाक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। उसकी दूसरी तस्वीर ये भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अब चुनाव हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है और अब सवाल एक बार फिर से उठने इसलिए भी शुरू हो गए हैं क्योंकि पुलिस कर्मियों की वजह से अगर एक किसी आम आदमी की जान जा रही है तो फिर जिस पुलिस के ऊपर सुरक्षा का लोग भरोसा करते हैं वो भरोसा कैसे कायम हो? इसको लेकर के आज आपने देखा कि अखिलेश यादव की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर के गंभीर सवाल खड़े किए, प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया और साथ ही साथ उन्होंने पुलिस प्रशासन के इस रवैये को लेकर के जो सवाल छोड़े हैं वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इस घटनाक्रम के बाद और इस घटनाक्रम से आगे पीछे जुड़े हुए कई ऐसे प्रकरण हैं जिसको लेकर के लगातार सवाल हैं और इन सवालों के ही साथ अब उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष से पूछ रहा है कि आखिर पुलिस इतनी बेलगाम क्यों है? उत्तर प्रदेश के अंदर जो ये घटनाक्रम हुआ है उसमें अभी तक कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी है? जो मुख्य आरोपी हैं उनकी अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकी है? तो ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि लगातार सवाल उलझते हुए दिख रहे हैं। और सिर्फ एक ही घटना नहीं, एक और घटना की तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं। ये भी गोरखपुर की ही घटना है, जहां पर मॉडल शॉप के अंदर भी एक शख्स के साथ मारपीट होती है। मारपीट होने के बाद उस शख्स की जान उसमें चली जाती है। इसमें भी हालांकि जो अधिकारी हैं उनको सस्पेंड करने और कार्रवाई की बात हुई है, निलंबित भी किया गया है, लेकिन बार बार हो रहे इस तरीके के घटनाक्रम जाहिर बात है कानून व्यवस्था और पुलिस प्रशासन को लेकर के कई बड़े सवाल छोड़ते हैं। और ये जो सवाल साथ में कानून व्यवस्था को लेकर के उठ रहे हैं उससे सबसे अहम यह हो जाता है कि आखिर जिस लॉ एंड ऑर्डर का हवाला बार बार प्रदेश सरकार दे रही है, जिसमें बार बार प्रदेश सरकार ये कह रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुए हैं, तो फिर ये जो तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं इसके मायने क्या हैं? अगर लगातार इस तरीके की घटनाएं हो रही हों, पुलिस की बर्बरता सामने आ रही हो या फिर पुलिस की लापरवाही से किसी और की जान चली जा रही हो, तो फिर उत्तर प्रदेश में कानून का राज आखिर कैसे है? इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और वो भी तब जब मुख्यमंत्री इसमें सीधे तौर पर यह कह चुके हों कि आपको इसमें सख्त कार्रवाई करनी है। जो भी दोषी पुलिसकर्मी उन पर कार्रवाई, अभी भी इस कार्रवाई में आरोपी हैं उनका क्या है? सवाल बहुत बड़ा है और खासतौर से पुलिस बेलगाम हो रहा है। इसको लेकर के जो विपक्ष सवाल उठा, इसका जवाब सत्ता पक्ष के पास सबसे अहम हो जाता है। तो इससे पहले भी कई घटनाक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसे रहे जहां पर पुलिस की कार्यशैली को लेकर के सवाल थे, लेकिन अब ये जो घटनाक्रम घटित हुआ ये अपने आप में बेहद चौंका देने वाला है। इसके कई ऐसे अनसुलझे अभी रहस्य हैं जो कि खुल नहीं सके हैं और अभी भी पुलिस, अगर आप ठोस कार्रवाई का जिक्र करें तो किसी नतीजे तक ना तो पहुंची है, ना ही अभी इस पर कोई ऐसी बड़ी कार्रवाई जो कि एक नज़ीर के तौर पर पेश हो सके वो देखने को मिली है। और अब चुनावी मौसम के अंदर अगर इस तरीके से लगातार आप देखें कि घटनाक्रम हो रहे हैं तो फिर विपक्ष के जो सवाल हैं वो अपने आप में लाजमी है और इसका जवाब सत्ता पक्ष को देना होगा। और ये सवाल
और ये घटनाक्रम एक बहुत बड़ा मुद्दा, खासतौर से कानून व्यवस्था का जब भी उत्तर प्रदेश में जिक्र होता है तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको लेकर के सवाल उठते हैं। और इस बार भी क्या विधानसभा चुनावों के अंदर हाल के ही हो रहे घटनाक्रम या पीछे भी जो घटनाक्रम घटित हुए उनके साथ जो कानून व्यवस्था का सवाल है, क्या वो एक बड़ा मुद्दा होगा? ये सवाल सबसे अहम हो जाता है। और आज इन्हीं सवालों के साथ एक पैनल के साथ हम भी डिस्कशन करेंगे कि आखिर इसके पीछे के जो मायने हैं वो क्या समझे जाएं, क्योंकि एक तस्वीर वो है जो कि प्रदेश सरकार रखती है, लेकिन दूसरी तस्वीर वो है जो हम आपको दिखा रहे हैं। सवाल इसी बात का है कि आखिर अगर इस तरीके से अपराधी बेलगाम हों, अपराधी बेखौफ हों, और न सिर्फ अपराधी, पुलिस की जो भूमिका है वो भी अगर संदेह के घेरे में हो या पुलिस की कार्यशैली भी अगर सवालों के घेरे में हो, तो फिर कैसे उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त बनाया जाएगा या कैसे उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त बन रहा है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल हो जाता है। क्योंकि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है और चूंकि मौजूदा सरकार बार बार इस बात को कहती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों पर उसने ठोस कार्रवाई की है या अपराधियों पर बड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के अंदर की गई है, लेकिन अगर ये कार्रवाई हुई है तो फिर ये घटनाक्रम जो घटित हो रहे हैं इसको कैसे देखा जाए, इसके मायने क्या समझे जाएं। और अगर ये घटनाक्रम लगातार घटित हो रहे हैं और पुलिस की कार्यशैली या पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उसको लेकर के सवाल हो, तो फिर सवाल इस बात का है कि आखिर कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराध हैं उन पर अंकुश लग सकता है। और चलिए आज इन्हीं सवालों के साथ आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। फिलहाल कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं, उनका परिचय मैं आपके साथ करवा देता हूं। अब्बास हैदर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। अब्बास हैदर जी बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। वैभव जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। वैभव जायसवाल जी आपका भी स्वागत। सत्यजीत सिंह अतवरा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के। सत्यजीत जी आपका भी स्वागत। और धर्मेंद्र यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। धर्मेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा क्योंकि सवाल है और कानून व्यवस्था को लेकर के जब भी जिक्र है तो उत्तर प्रदेश में सत्ता अपराध कम किए हैं, नियंत्रण में किया है, लेकिन हाल कहीं ये घटनाक्रम भी, इसके बाद भी जो घटनाक्रम घटित हुआ उसको आप कैसे देखते हैं? और मनीष वाले हत्याकांड को लेकर के भी आपका रिएक्शन मैं जरूर चाहूंगा। देखिए, कानून व्यवस्था के नाम पर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से फेल। ये दो उदाहरण आपको जो अभी पिछले 48 घंटों में मिल गए हैं, दोनों मनीष नाम है, एक मनीष गुप्ता जी हैं और एक मनीष प्रजापति जी हैं। इससे पुलिस की जो कार्यशैली है उसके बारे में भी आम जन को ये जानकारी हुई है। तो मुख्यमंत्री की होती है वो उसके लॉ एंड ऑर्डर पर रिफ्लेक्ट होती है, ऐसा मैं मानता हूँ। और वही रिएक्शन आपको दिखा कि एक सोते हुए व्यक्ति को पुलिस ने किस तरह और मौत हो गई, नहीं है, इससे एक आम जैसा कहते हैं देने वाली घटना है। तो ये तो लॉ एंड ऑर्डर का जो इनका फेल्योर बिल्कुल जग जाहिर है। इसके अलावा जो ये लोग बता अगर उत्तर प्रदेश की घटनाएंगे, इस घटना के बाद, प्रजापति घटना के बाद आपको बागपत में घटना एक घटी हुई है जहाँ पे बेटी को 10 साल की बेटी को मार दिया गया है, घटना है जहाँ पर रेप हुआ है। उसके बाद एक घटना यहाँ की है, मुजफ्फरनगर की है, जहाँ पे एक बच्चे को मार दिया गया है। तो अगर आप किसी भी जिले में उठाकर देखोगे, चाहे लूट हो, डकैती की घटना में मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका था कि पिछले 20 सालों में बहुत कम सुनने को डकैती होती है, लेकिन शामली में मैं पिछले 2 हफ्तों में कम से कम 4 या 5 घटनाएं डकैती की देख लिया। ये सब जो सवालिया निशान है उसका कारण क्या है कि आपकी जो कार्यशैली है। देखिए, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, इसको हैंडल करने के लिए एक विजनरी ऑफिसर्स और एक टीम की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसा लगता है कि जो हमने टीम 9 बना लिया, वो टीम 9 लॉ एंड ऑर्डर को भी ठीक कर दे, वही टीम 9 कोविड को भी कंट्रोल कर ले, वही टीम 9 बाकी काम को कंट्रोल कर ले, वही टीम 9 आपका मार्केटिंग का पंपलेट भी बना दे, वही टीम 9 आपके लिए हेलीकॉप्टर भी सजा दे, वही टीम 9 आपके लिए सिलेंडर भी बंटवा दे। तो 9 आदमी पूरे प्रदेश को नहीं चला सकते हैं। जनप्रतिनिधियों को 0 कर दिया, सांसदों विधायक कर दिया है। तो यहाँ से सबसे बड़ा कानून व्यवस्था घटाया है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने की बात करते हैं, आप बताइए कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक कैसे होगा? पुलिसिंग से होगा। अगर पुलिस की भर्तियां ही नहीं होंगी, मैं आपको गाजियाबाद में बता दे रहा हूँ, 7400 में से 3200 पद खाली हैं पुलिस कांस्टेबल से लेकर के सीनियर अफसर तक, 3200 पद खाली हैं। अब आप इस बात को समझिए, इतना बड़ा जिला होने के बावजूद भी आप अगर आधी भर्तियां नहीं किए हुए हैं तो लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था कैसे मेंटेन कर लेंगे? ऐसा तो है नहीं राजनगर एक्सटेंशन में जहां मैं रहता हूँ योगी जी आके यहाँ पे कानून व्यवस्था सही करेंगे, यहाँ तो पुलिस ही करेगी। लेकिन जब पुलिस है नहीं तो कहाँ से करेगी? तो ये जो हेडलाइन मैनेजमेंट काम कर रहे हैं, इनकी परत दर परत पुल खुलती चली जा रही है। आप अगर आंकड़ों में जाएंगे तो मैं एनसीआरबी के आंकड़े की बात करूंगा। एनसीआरबी के आंकड़े अगर कोई भी आदमी उठा के देख लेगा तो बिल्कुल स्पष्ट तौर पे कह देगा कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। उसकी मिसाल जो आपने आज देखे हैं, उसके अलावा 2-3 बहुत बड़े मिसाल हैं। बिजनौर में एक महिला खिलाड़ी थी, राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी, उसकी हत्या हुई। आप ये समझिए कि जो राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, यानी कि जो अपराधी हैं, उनको उनके ऊपर अपराध करने से अगर बिल्कुल खौफ नहीं है, इसका मतलब कानून का राज है नहीं, उनके अंदर कानून का खौफ ही नहीं है। दूसरी घटना मैं आपको बताऊं कि गाजियाबाद में डासना का जो मंदिर है, वहां के जो पुजारी वायु श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त होंगे,
अब वायु श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति को सुरक्षा घेरा भेद करके भी अगर अपराधी उन पे जाके हमला कर दे, जानलेवा हमला कर दे, तो आप इस बात को समझिए कि अपराधी के हौसले कितने बुलंद हैं। इन्होंने क्या करा है, हमेशा ठोको नीति, हमने ये कर दिया, हमने उन्हें घसीट के ले गए, हमने उनके छाती में गोली मार दी, उनके पैर में गोली मार दी, लंगड़ा के चल रहे। मतलब ये सब चीजें क्या है, इससे कानून व्यवस्था ठीक नहीं हो जाती है। हाँ, आप अपना हेडलाइन मैनेजमेंट कर सकते हैं, कुछ लोगों को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन अंतोगत्वा जो एक बड़े स्पेक्ट्रम पे हम देखते हैं कानून व्यवस्था को, तो पूरी तरह से फेल है। इसकी पुष्टि एनसीआरबी ने भी किया है, और हाल ही में 3-4 दिन पहले की रिपोर्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग की, उसने कहा था कि 2020-21 में जो महिला के साथ अपराध की घटना है वो तकरीबन 46% पूरे देश में बढ़ गई है, और इसमें से आधे से ज्यादा केस उत्तर प्रदेश के हैं। तो जो सरकारी आंकड़े, सरकारी एजेंसियां आपको डिक्लेयर कर रही हैं, रिपोर्ट बता रही हैं, उस पर तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। अगर हम विपक्ष का होकर के इनके सवाल उठाते हैं, ये बार बार कहते हैं कि ये तो विपक्ष का काम ही है। अब इसी वाली घटना में, मनीष जी वाली घटना में आप देख लीजिए कि पुलिस पूरा लीपापोती करने में लग गई। आप एसएसपी के बयान को सुना होगा आपने, पूरा देश सुना उसके बयान को। इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान अगर एसएसपी देना शुरू कर दे तो पूरे जिले की कानून व्यवस्था मतलब क्वेश्चन मार्क में, सवालों के घेरे में आ जाते। ठीक है, अब्बास घेरे में आ जाती है। ठीक है, अब्बास हैदर जी, आपका भी रिएक्शन चाहूंगा। देखिए आयुष जी, उत्तर प्रदेश में सरकार जो है वो इकबाल पे चलनी, लेकिन ये ऐसी सरकार है योगी आदित्यनाथ जी की जो अपना इकबाल खो चुकी है। योगी आदित्यनाथ जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि जो अपराधी है उत्तर प्रदेश से, वो प्रदेश से इन्होंने प्रदेश से छोड़ के भाग गया जेल की सलाखों के पीछे। बल्कि हकीकत ये है आयुष जी कि उत्तर प्रदेश में 11,913 अपहरण की घटनाएं एक वर्ष में हो जाती हैं, 2769 के करीब बलात्कार एक वर्ष में हो जाते हैं, 3779 के करीब हत्याएं एक वर्ष में जाती हैं। अगर आप औसत देख लें तो 8 के करीब बलात्कार, 10 के करीब हत्या का औसत है उत्तर प्रदेश में एक दिन का। अब आप बताएं कहां से उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है? तो ये जो हत्याएं होती हैं, बलात्कार होते हैं, अपहरण होते हैं, ये अपराधी कहां से लाते हैं योगी जी? क्या ये इंपोर्ट करके उत्तर प्रदेश लाए जाते हैं दूसरे राज्यों से, या फिर जो है इसके लिए कोई क्राइटेरिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली जाती है, झंडा लगा के घूमे तब आप अपराध कर सकते हैं? तो ये मैं जानना चाहता हूँ। जहां तक की घटना ये आपकी गोरखपुर की दोनों घटनाएं हैं, तो आप समझ लीजिए मुख्यमंत्री जी का गृह जनपद है, एसएसपी से लेकर के चौकी तक किस पोस्टिंग कहां से होगी ये हम सब समझ सकते हैं। उसके बावजूद 6 लोगों को स्केप गोट बनाया, बलि का बकरा बना दिया आपने, और उनके ऊपर आपने कहा कि हम इन्हें सस्पेंड किए दे रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा 2 साल पहले लगभग इसी तरह की घटना लखनऊ में भी हुई थी, मेन लखनऊ गोमती नगर इलाके में, जहां पे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत व्यक्ति को पुलिस ने गोली मार दी बिना किसी अपराध के। क्या आज वो लोग कॉन्विक्ट हुए हैं? उत्तर प्रदेश में अपराधों का कन्विक्शन रेट देश में सबसे कम है, आप समझिए। लेकिन बावजूद इसके आप कहते हैं कि हमने उन्हें सस्पेंड कर दिया, और जिला प्रशासन, एसएसपी, डीएम, ये सामने चीजें आई है, पूरा प्रयास कर रहे थे कि ये मुकदमा ना लिखा जाए। सरकार चाहती है कि ऐसे संवेदनशील मसले जो हैं वो सामने ही मत आए जनता के। वो तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मीडिया को, जिसके माध्यम से चीजें सामने आती हैं और फिर इन्हें लीपापोती करनी पड़ती है। मैं बात करूं एसएसपी गोरखपुर की, लगातार घटनाएं आ रही है, वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता के दामाद हैं। क्या इस वजह से उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्या कार्रवाई सिर्फ सिपाही और दरोगा तक ही सीमित रहेगी? मैं जानना चाहता हूं, सरकार चलती है, प्रदेश चलता है रूल ऑफ लॉ से। ये उत्तर प्रदेश रूल ऑफ लॉ से चल रहा है या जंगल राज में चल रहा है कि जिसके पास ताकत है वो अपने से कमजोर को दबा ले? ये मेरे सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी। चलिए अब्बास जी, आपकी बात का मैं जवाब ले लेता हूं, चूंकि अभी हमारे साथ साक्षी दिवाकर जी जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। साक्षी जी, स्वागत आपका इस चर्चा में। बहुत ज्यादा लाग लपेट नहीं करते हुए, क्योंकि अभी जो घटनाक्रम घटित हुआ है, जरा उस पर भी हमको बताइए कि क्या कर रही है आपकी प्रदेश सरकार, और दूसरा कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष के बहुत गंभीर सवाल हैं, और जो तस्वीरें हम लोग देख पा रहे हैं वो सवाल उठने लाजमी है। मैं आपका पक्ष जानना चाहूंगा। देखिए, मैं पहले तो एनसीआरबी का एक डेटा है जिसका नेशनल क्राइम रेट है 56.5, और उत्तर प्रदेश का जो क्राइम रेट है 45.1 है। ये नेशनल एवरेज से कम है। मैं इसलिए ये बता रही हूँ क्योंकि एक टाइम था 2017 से पहले ये नेशनल एवरेज से बहुत ऊपर था। तो ये जो एनसीआरबी का डेटा है ये अपने आप में सिद्ध कर देता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे कैसा कार्य कर रही है। उत्तर प्रदेश एक दंगों का राज्य माना जाता था, और यहाँ पे पिछले 4.5 साल में किसी प्रकार के अब दंगे नहीं हुए हैं। पहले यहाँ पे आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमे वापस लिए जाते थे। एक समय वो भी था कि आतंकवादियों के ऊपर से मुकदमे वापस लिए गए हैं, लेकिन अब मैं आपको विश्वास दिलवाती हूँ, और पूरी जिम्मेदारी के साथ में ये बात कह रही हूँ कि आप चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, अगर कोई आरोपी है तो वो सलाखों के पीछे जरूर जाता है। और अभी गोरखपुर वाली जो घटना का बात कर रहे
हैं सब लोग, तो मैं बताना चाहूंगी जो मनीष गुप्ता जी के जो परिवार वाले हैं उन्होंने भी सरकार में अपना विश्वास दिखाया है। उन्होंने भी कहा है कि जो भी उनकी समस्याएं थी उनका निराकरण सरकार ने किया है और पूरी संवेदनशीलता के साथ में परिवार के साथ में भारतीय जनता पार्टी और हमारे माननीय योगी जी खड़े रहे हैं। और ये अभी जो आंकड़े बता रहे थे तो मैं इन्हें बताना चाहती हूँ कि अपहरण वगैरह के जो आप अभी एनसीआरबी के डेटा बता रहे हैं, तो एनसीआरबी के डेटा ही लेके मैं बैठी हूँ। आईपीसी के अपराधों में गिरफ्तार अभियुक्तों की संख्या में उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय नंबर पर है और दोष सिद्धि के प्रकरण में प्रथम नंबर पे है। तो जिसके भी अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो बख्शा नहीं जा सकता। बहुत सीना चौड़ा करके आप बोल रही हैं, आप शायद बोल रही है हत्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है 3380 हत्याओं के साथ, महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है लगभग 50 के साथ, हिंसक अपराध में 51,983 है। एनसीआरबी का मैं डेटा बोल रहा हूं, इस तरह से घुमा फिरा के ना बोला करिए साक्षी की। आप एक महिला है और एक महिला का दर्द समझिए, आप एक महिला है, महिला का दर्द समझिए। नहीं ठीक है, चलिए पहले साक्षी जी की बात हो जाए। वैभव जी मैं आपके पास आता हूं, एक बार भाई उनका पक्ष तो आने दीजिए। वैभव जी थोड़ा इंतजार और कर लीजिए, साक्षी जी का पक्ष पहले आ जाए एक बार। साक्षी जी ये कौन से डेटा हैं जो क्लैश कर रहे हैं? वैभव जी कुछ और बता रहे हैं, आप कुछ और बता रहे हैं जी। मैं कह रहा हूं कि वैभव जी कुछ और आंकड़ा लेके बैठे हैं, आप कुछ और आंकड़ा बता रहे हैं। का डेटा ही मैं लेके बैठी हूँ। अगर ये शायद चेक करें, अगर ये पुराने 2017 के पहले के डेटा लेके ना बैठी हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास में करंट का है। आप नेशनल डेटा मत बताइए, आप उत्तर प्रदेश का डेटा बताइए। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में कितने अपराध हुए हैं? उत्तर प्रदेश का देखिए अभी हाल ही में न्यूज में सब उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बोलिए। एक्शन लेने में अब वैभव जी को सुनो, अब वैभव जी हाँ ठीक है साक्षी जी अब विपक्षी बात सुन लेते हैं जरा। वैभव जी क्या कह रहा है मैं सुनना चाह रहा हूँ। ठीक है वैभव जी, ठीक है साक्षी जी अब सुन लें, साक्षी जी अब सुने। वैभव जी उत्तर प्रदेश के अंदर जान आज इतनी सस्ती हो चुकी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात कर लिया है, परिवार संतुष्ट है। उस बेटे का जान चला गया जो एक लौटा उस परिवार का करता धरता था। देखिए कोई भी 10 लाख रुपए, अरे आप एक मिनट शांत रहिए साक्षी जी, मैंने सुन लिया आपको जी, बताइए। वो करता धरता था, उसकी जान की कीमत आपने 10 लाख रुपए लगा दी। बात 10 और लाख कितने बजे की बात है? जिस 100 नहीं, आप सुन लीजिए पहले, आपको क्षमता रखनी पड़ेगी सुनने की। आज आपको क्षमता रखनी पड़ेगी। वो 100 जिसके ऊपर ये तीसरा, साक्षी जी सुन लीजिए, साक्षी जी सुन लीजिए, वो 130री बार ये कांड किया है, वो 130री बार कांड किया और आपकी सरकार ने उसको प्रमोट किया है। वो 100 बना कैसे? सिपाही था, बांसगांव में भी यही हरकत की उसने, तारामंडल में भी इसी तरीके से हर चीज। नहीं पहले आप सुन लो, आपको ना क्षमता ही नहीं है साक्षी जी मुझे लगता है कि आरोपों को बहुत गंभीरता से सुनना चाहिए। जब गंभीरता से आप सुनेंगे तो आप उसका बढ़िया तथ्यात्मक जवाब दे सकती हैं। साक्षी जी देखिए, साक्षी जी मैं क्या कह रहा हूँ, साक्षी जी एक सेकंड मेरी बात सुन लें, एक सेकंड जायसवाल जी, साक्षी जी आरोपों को ध्यान से सुन लें। जब आप ध्यान से सुनेंगे तो तथ्यात्मक जवाब आप उसका देंगे, मुझे लगता है तब क्लियर हो पाएगा। क्योंकि बीच में एक दूसरे को आप लोग डिस्टर्ब करेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आएगी। वैभव जी कंप्लीट करें। 12 साढ़े 12 बजे रात में इनकी पुलिस रात घुस जाती है होटल में बिना किसी चेकिंग अथॉरिटी के, और इस तरीके की जघन्य अपराध को इन्होंने मतलब आपने देखा किस तरीके से डिफेंड कर रहे हैं। और वहीं गोरखपुर जो कि योगी जी का शहर है, 72 घंटे नहीं बीतते हैं एक बेचारे वेंडर को मार दिया जाता है जो शराब की दुकान पर काम कर रहा है। मतलब अपराधियों का आप सोचिए कि जो इन्होंने नारा दिया था गड्ढा मुक्त नहीं गड्ढा युक्त उत्तर प्रदेश है, बेरोजगारी मुक्त नहीं बेरोजगारी युक्त उत्तर प्रदेश है, भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त करते थे। आज उत्तर प्रदेश में अपराध युक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है और जो अपराधी उनके लिए स्वर्ग बन चुका है। भय देखिए आप, जहां पे एक घटना घटती है कि फिर वो पिट के एक व्यक्ति की हत्या कर के अंदर वहां पे दूसरा अपराध हो जाता है कि मनीष प्रजापति मारा गया नहीं मारा गया? ये भी तो बताइए आप जनता को, अपराध हो रहे हैं अभी। हम पूरी तरह मैं ये बोलना चाहूंगी आपको, अपराध अभी भी एक साक्षी जी थोड़ा सा शर्म करिए। इसी बादशाह के अंदर 5 रुपए के लिए हत्या हो गई थी, वकील को मार दिया गया था। अच्छा भूल गई? इसी जगह क्षेत्र में योगी का जिला है, वीडियो बना रही थी, उसको कैसे मार दिया अपराधियों ने? नहीं वो संवेदना है, आपको सर पड़ी चाहिए।
ठीक है, चलिए अब सत्यजीत जी, सत्यजीत ठीक है, ठीक है, चलिए उसकी हत्या कर दी जाती है, वैभव जी ठीक है, चलिए वैभव जी आपके सवाल आ गए। अब साक्षी जी उसको बहुत आराम से उसका जवाब देंगी। सत्यजीत जी का भाई, सत्यजीत जी बहुत देर से बैठे हैं, ठीक है सत्यजीत जी, ठीक है साक्षी जी, साक्षी जी ठीक है। अभी मैं आपको समय के लिए ही सवालों की फहरिस्त है, साक्षी जी सवालों की सारी फहरिस्त आपके लिए है, आपको आराम से जवाब देना है, इसलिए थोड़ा सा सबकी बातों का जवाब दें आप, ठीक है। सत्यजीत जी, सत्यजीत जी, सत्यजीत जी जवाब देगी जनता, ठीक है। साक्षी जी, साक्षी जी, साक्षी जी थोड़ा धैर्य रखें, साक्षी जी, साक्षी जी, साक्षी जी ठीक है, सब शांत हो जाए, अब आप दोनों लोग शांत हो जाएं। सत्यजीत जी 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 आयुष जी, अरे जी 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 सत्यजीत जी आयुष जी, कैसे देख रहे हैं, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि अपराध कम हो रहे हैं, लेकिन हम लोग को तस्वीरें कुछ अलग दिख रही हैं। आयुष जी दो बातें मैं कहना चाहूंगा। जिस दिन उत्तर प्रदेश में योगी जी ने सत्ता संभाली थी, उसी दिन पहली घोषणा योगी जी ने की थी कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो जाएगा, और उत्तर प्रदेश के जितने अपराधी हैं वो या तो उत्तर प्रदेश की सीमा को छोड़ के बाहर चले जाएं या अपनी जमानतें रद्द कराकर जेल के सलाखों के अंदर चले जाएं। हो सकता है कि उत्तर प्रदेश के जितने अपराधी हैं वो प्रदेश की सीमा को छोड़ के बाहर चले गए हों, और यह भी हो सकता है कि जेल के सलाखों के अंदर चले गए हों सब अपनी जमानतें रद्द कराकर। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है आयुष जी कि अगर अपराधी बाहर चले गए हैं और सभी लोग जो है जेल के सलाखों के अंदर चले गए हैं, तो अपराधी ना होने की वजह से क्या अब जो है वर्दी वाले गुंडे पैदा हो गए हैं? अब पुलिस जो है अपराध का जो लोगों है अपराध का सारा सिस्टम अपने हाथ में ले चुकी है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आज आयुष जी हालत यह है कि सुबह का निकला हुआ व्यक्ति शाम को घर वापस आएगा कि नहीं, इसकी कोई गारंटी इस सरकार में अब नहीं रह गई। और सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि इसमें जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि रक्षा करें, जिसकी जिम्मेदारी बनती है कि आम जनता उसके ऊपर भरोसा करती थी कि कहीं अगर आपत्ति आएगी, कहीं विपत्ति आएगी तो कम से कम पुलिस हमारी रखवाली करेगी, पुलिस हमें सुरक्षा देगी। लेकिन आज जो रक्षा करने वाले लोग हैं वही जो है भक्षक हो गए, ये सबसे बड़ी बात है। मुझे एक सारी याद आ रही है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवार है। जो रक्षक है वही भक्षक बन जाए। हालात बड़े बदतर हैं आयुषी, उत्तर प्रदेश की स्थिति बद से बदतर हो चुकी है। और मैं तो कहता हूं कि जो पुलिस हमें सुरक्षा देने का काम करती है, ये चिन्हित करें ऐसे लोगों को जो अपराधी हैं, पुलिस के वेशभूषा में, पुलिस के ड्रेस में जो अपराध कर रहे हैं, अपराध को अंजाम दे रहे हैं। अपराध दो तीन तरीकों से हो रहा है, खत्म हो गया तो पुलिस को होता था कि जिसकी मांग पहले तो अपराधी पैसा मांगते, आज के हालात हो गए हैं कि सवाल है। चलिए सवाल में हमारे साथ साक्षी जी, मैं उनसे इसका जवाब लूंगा। और हालांकि जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये एक बड़ा जरूर तस्वीरों के फिल्म जाए। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, फौरन वापस आएंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के, क्योंकि विपक्ष ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव जी की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जिन सवालों को उठाया गया है उसके सवाल सत्ता पक्ष किस तरीके से देगा, और क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था एक बार और फिर से बड़ा मुद्दा आपको बनता हुआ दिखेगा, जिसी पर चर्चा लगातार जारी है। चर्चा में एक बार फिर से वापस लौटते हैं। धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं, क्योंकि साक्षी जी ये कह रही थी कि जब पिछली सरकारों से हम लोग डाटा के आधार पर तुलना करते हैं तो आप देखेंगे कि रिकॉर्ड में वो कमी है, और इसलिए आप ये सवाल नहीं उठा सकते कि उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था की स्थिति बद से बदतर हो गई है, क्योंकि डाटा और आंकड़ा कुछ और कह रहा है। ये जो घटनाक्रम है उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। आपका रिएक्शन चाहूंगा मैं इस पर, धर्मेंद्र जी। आयुष जी, साक्षी बहन एक महिला है और महिला की संवेदना को उन्हें समझना चाहिए। जिस तरह से अपने आप को पार्टी को बचाने के लिए आंकड़े गलत बता देते हैं, तो मैं एनसीआरबी के आंकड़े बता रहा हूँ, आप एक बार ध्यान सुनिएगा। बाकी साक्षी जी तो मानेंगे नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग इस बात को समझे। महिला अपराध 2017 में 56,011 मामले रजिस्टर्ड थे जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 2020 में 59,853 रजिस्टर्ड हुई हैं। तो आप मुझे बता दीजिए 56,011 ज्यादा है और 59,853 ज्यादा है। छेड़खानी की जो घटनाएं हैं 2016 में जो समाजवादी पार्टी सरकार थी, एनसीआरबी के आंकड़े हैं ये 609 रजिस्टर्ड हुए थे।
2020 आते आते 2441 छेड़खानी के मामले रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसको हम 400% बढ़ोतरी कह सकते हैं, गुना बढ़े। तो ये तो भाई एनसीआरबी के आंकड़े की बात। जो हिंसक अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। 2019 का जो आंकड़ा है 51,000 है, 2020 में 55,500 है। ये भी एनसीआरबी के आंकड़े हैं, अगर किसी को मैच करना हो तो मैच कर सकता है। उत्तर प्रदेश में हुई है हत्या में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। 3806 2019 आंकड़ा है और 6053 यानी लगभग 2000 बढ़ गए एक ही साल के अंदर। जो बता रहे हैं ना कि लॉ एंड ऑर्डर कायम है, 19 से 20 में आते आते 2000 बढ़ गए। इसके बाद दलितों के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। 11,829 2019 का आंकड़ा है और 12,714 2020 का आंकड़ा है। तो ये अपने ही आंकड़े को झूठ बताते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। दूसरी बात, अगले दिन की घटना की बात करें कि किस तरह से उत्तर प्रदेश जल रहा है, और खासकर बेटियों, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली थी, उन्होंने पहले 2 काम बताए थे। एक तो गड्ढा मुक्त सड़कें बताई थी और एक एंटी रोमियो बताया था कि एंटी रोमियो नाम कोई चीज चलता है। साक्षी बहन जी से जब उनकी बारी आएगी मैं जरूर जानना चाहूंगा कि आखिर एंटी रोमियो है कहाँ है। एंटी रोमियो जैसे विकास को ढूंढ रहे हैं लोग, ऐसे एंटी रोमियो की हम ढूंढ रहे हैं कहाँ। अब मैं बता देता हूँ कि ये अनूप शहर की घटना है। चोरों ने ईंट से हमला करके ले ली महिला की जान। ये अनूप शहर की घटना आज की बता रहा हूँ मैं। दूसरी घटना है शामली में महिला और बच्चों को बंधक बनाकर ठेकेदार के घर डकैती घटना हो गई। ये शामली की घटना है। अगली खुर्जा की घटना है। ट्यूशन पढ़ने जा रही 10वीं की छात्रा का गला दबाकर 100 गड्ढे में फेंका। एंटी रोमियो कहाँ है? महिला की बेटियों की सुरक्षा कहाँ है? बेटी बचाने का जो इनका नारा था वो कहाँ चला गया? उसके बाद मैं आपको मुजफ्फरनगर घटना बताऊं। दुष्कर्म कर बनाई वीडियो वायरल। आप समझिए मुजफ्फरनगर घटना, वो दुष्कर्म भी हुआ, वीडियो बना लिया। इनका लॉ एंड ऑर्डर कहाँ चला गया? बेटी बचाने का नारा कहाँ चला गया? इसके अलावा सवारी बनकर लूट तो कहीं गले से छीन ली चेन। एक गाजियाबाद की घटना है, जहां मैं रहता हूँ मेरे बगल की घटना है। आप गाजियाबाद शहर में अगर इस तरह घटनाएं होंगी तो क्या कर सकते हैं आप मुझे? उसके बाद आप आते हैं कन्नौज में 2 बच्चों की हत्या। उसके बाद आपकी चुनावी रंजिश में व्यापारी गोलियों से भूनकर हत्या। ये भी कानपुर की घटना है, शायद इसकी अभी मुझे लगता है रिपोर्टिंग नहीं हुई है। चुनावी रंजिश में व्यापारी की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई है। ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है। बागपत में बदमाशों की कार से उतरकर भागा अपहृत छात्र। बदमाश जो है उसको अपहरण कर लिए, बागपत की घटना है। और उसके बाद खुर्जा वाली घटना आपके पास आई गई। गोरखपुर में, और आपने मनीष उसकी प्रजापति जी वाली आपने बताई थी बताना। इसके बाद टिकरा में कार्यवाही की गोली से भूनकर हत्या। सरे राह चलती बीए की छात्रा को घर में खींचकर दुष्कर्म, रिपोर्ट लिखी छेड़खानी की। ये इनकी जो बेटी बचाने के नारे हैं, ये मैंने छोटी छोटी घटनाएं बताई। जो 2 बड़ी घटनाएं थी मैंने आपको बताया था, जो बिजनौर में राष्ट्रीय महिला खिलाड़ी हैं उनके साथ इस तरह का हुआ, उनकी हत्या भी हो गई है। इसके अलावा जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर कोई बेटी आत्मदाह करने को मजबूर हो जाए तो आप समझ सकते हैं किस कदर हमारी कानून व्यवस्था मजबूर है और किस कदर अपराधियों के गिरफ्त में है। अब वो अपराधी क्या पता वर्दी के रूप में आ गए हों। अभी इनके एक आईपीएस अधिकारी मनीष जी वाले केस में फरार हैं। आप मुझे बता दीजिए कोई आईपीएस अधिकारी फरार हो सकता है? देश से कैसे बाहर चला गया, वो परदेश से कैसे बाहर चला गया, और उसको नहीं ढूंढ पा रहे तो अपराधी कहाँ ढूंढ पाएंगे? तो बहन जी को पहले तो आंकड़े सही करने चाहिए, उसके बाद बात करनी चाहिए। दूसरी बात है, देखिए इसको सही करने का मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पूरी पुलिसिंग डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश में, उसमें 1 लाख पद खाली। इसको ध्यान से सुन लीजिएगा, काम करने की चीज है, जनता के लिए कर सकते हो आप इसको। पूरे 1 लाख पद खाली हैं, जिसमें से 75,000 पद ऐसे हैं जो दरोगा से लेकर डीआईजी तक खाली है। आप समझिए कि अगर 75,000 पद पूरे प्रदेश में खाली हैं, औसतन आप एक जिले में 100 अधिकारियों के पद खाली हैं, तो आप कहां से कानून व्यवस्था सही कर सकते हैं? आप मुंह से बोल के कानून व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। टेलीविजन में मैन्युफैक्चरिंग न्यूज बना के नहीं कर सकते हैं कि सुबह आपको 10 पॉइंटर भेज दिया जाएगा और उसी को गाते रहना। कोई कुछ पूछेगा बताओगे कुछ। ठीक है, चलिए धर्मेंद्र जी, आपने चूंकि बहुत सारी घटना, उसमें ज्यादातर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है साक्षी जी इसका बेहतर गाजियाबाद में रहता हूं, इसलिए मेजर की बता रहा हूं। ठीक है, साक्षी जी जवाब दें। जिस तरीके से इन्होंने अभी घटनाएं पढ़ के बताई हैं अखबार में से, तो मैं इन्हें ये बताना चाहूंगी कि जितनी वो घटनाएं हैं, चाहे छोटी चाहे बड़ी, इतना मतलब मैं ये कहना चाहूंगी घंटे भर में हो जाती थी सपा कार्यकाल में। तो ये जो छोटी निंदा करते कि नहीं, तो आंकड़े कैसे ज्यादा हो गए? आंकड़े कैसे ज्यादा हो गए? एक भी घटना देखिए तो उसकी निंदा आंकड़े कैसे ज्यादा हो गए? आंकड़े कैसे ज्यादा हो गए? दुखद है, लेकिन किस प्रकार आंकड़े कैसे ज्यादा हो गए? एनसीआरबी के आंकड़े कैसे बढ़ गए? मुख्यमंत्री जी ने कहा, आयुष जी मैं 30 सेकंड चाहता हूँ। आयुष जी 30 सेकंड। सारी घटना को छोड़ दिए, योगी जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के, और जो मुख्यमंत्री अपना गृह जनपद ना संभाल पाए वो यूपी का संभालेगा। अब आप कुछ आंकड़े और सुन लीजिए। 15 सितंबर तक के दैनिक जागरण ने छापे हैं। साक्षी जी आप कहेंगे तो आपको व्हाट्सएप भी कर देंगे, क्योंकि आपकी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत तेज है, सबको मालूम है। सुनिए, 2021 का आंकड़ा है, महिलाओं की सिर्फ मैं बात बता रहा हूँ गोरखपुर की, 20 मर्डर 2021 तक, अभी तक 15 सितंबर तक 84 रेप, 2 छेड़छाड़, उत्पीड़न। अरे सुन तो लीजिए,
आप अरे पुरस्कार सुन लीजिए, उत्पीड़न 265 ठीक है। लेकिन साक्षी जी देखिए दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। देखिए दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक तो इस वाले घटनाक्रम को लेकर के दो बड़ी घटनाएं, ठीक है। देखिए हम लोग इतनी घटनाओं में जाएंगे तो मुझे लगता है मेरे पास भी समय की कमी पड़ जाएगी, मैं सबको समय नहीं दे पाऊंगा। साक्षी जी बेसिक सवाल पर आ जाते हैं। साक्षी जी बेसिक सवाल पर आ जाते हैं। आज के डिबेट का जो टॉपिक हम उस पर आ जाते हैं, क्योंकि हम आंकड़े गिनाते रह जाएंगे तो हम आएंगे। साक्षी जी दो घटनाएं बैक टू बैक हो रही हैं, वो भी मुख्यमंत्री का गृह जनपद है। सवाल उठना लाजमी है, आपको इसका जवाब देना पड़ेगा कि आपके इस मुख्यमंत्री के गृह जनपद में कैसे हो रहा है, पहला। दूसरा यह है कि पुलिस की कार्यशैली क्वेश्चन मार्क में क्यों आ जाती है, क्वेश्चनेबल क्यों हो जाती है, पुलिस कैसे बेलगाम हो रही है, इसका भी जवाब आपको ही देना है। दोनों ही सवालों का स्पेसिफिक जवाब दें आप पहले। देखिए जिस प्रकार से 2017 से पहले पुलिस कार्रवाई कर रही थी, या फिर आप ये कह सकते हैं कि गुंडों को भी संरक्षण दिया जाता था अपने हिसाब से पुलिस से। आप मेरी बात भी सुन लीजिए, पहले मुझे भी बोलने दीजिए। संरक्षण आतंकवादियों को संरक्षण दिया जाता है। जितने बाहुबली थे वो जिस तरीके का समाज में जो स्थिति उन लोगों ने बना रखी थी, उससे परस्त होके जनता ने 2017 में योगी जी की सरकार को आने का मौका दिया, और लगातार हम एक बेहतर स्थिति देने की कोशिश कर रहे हैं, और हम बहुत हद तक उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। 24 करोड़ की जनसंख्या, और मैं ये नहीं कहती हूँ कि हमने पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है अपराध, लेकिन बहुत कमी आई है, और इसीलिए जनता का समर्थन हमें लगातार मिलता आ रहा है। और मैं दूसरी ओर आपको ये बताऊंगी कि एनसीआरबी का डेटा हमने नहीं बनाया है। ये जो डेटा आप जिस तरफ से भी दे रहे हैं मुझे नहीं पता, जो सबसे ऑथेंटिक जो एजेंसी है वो एनसीआरबी की है। हम उसी का डेटा लेके आपके सामने बैठे हैं। केंद्र सरकार ने बनाया साक्षी जी, तो ये हमारे हम लोगों ने घर पे नहीं छापा है। छुपा है 2017 से पहले उत्तर प्रदेश हम लोगों ने इनके यहाँ छपता है, इसलिए इनको पता है। नहीं वो आपके एनसीआरबी के डेटा के ऊपर शायद क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। लेकिन साक्षी जी पुलिस की कार्यशैली तो सवालों के घेरे में है ना। शासन के तरफ से निर्देश हैं, मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, एक ऐसा अधिकारी उसमें संलिप्त है जो कि फरार बताया जा रहा है, एक ऐसा उसमें अधिकारी है जिसके पहले भी इतने क्राइम के रिकॉर्ड रहे, उसको प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहा है, और आप कह रहे हैं कि आपने पूरी प्रशासनिक सर्जरी कर दी है। ये बात गले के नीचे कैसे उतरेगी, मुझे ये बताएं ना। जब चुनाव में अधिकारियों को अपराधी बना के बूथ लूटेंगे तो इतना तो सहयोग करना ही पड़ेगा इनको। जब चुनाव में पुलिस वालों को अपराधी बना देते हैं ये लोग, अब बूथ लुटवाने का काम करते हैं पुलिस के बल पे, तो इनको संरक्षण देंगे नहीं ये लोग। पुलिस विभाग में बहुत अच्छे अधिकारी हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा साक्षी जी को बोलने दे भाई। देखिए सवालों की बौछार आप सारे लोग एक साथ करें, साक्षी जी का जवाब भी तो आना चाहिए ना। क्योंकि वो खुद ही जो माफिया थे उनको संरक्षण देते थे, तो एक बदलाव जो आया है वो 2017 के बाद में जनता को भी महसूस हो रहा है। मैं दोबारा बार यही बोल रही हूँ, 24 करोड़ की जनसंख्या है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे अपराधी हमने रामराज आ गया है कि एक बिटिया वीडियो बनाती है उसको गोली मार दिया जाता है। चलिए अब्बास जी कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, ठीक है चलिए ठीक है, चलिए थोड़ा सा शांत हो। अब्बास हैदर जी नहीं, लेकिन साक्षी जी पुलिस को लेकर के तो सवाल हैं, और इसका कोई मुझे लगता है सेटिस्फैक्टरी आंसर होना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा तो है। अब्बास जी क्या कहना चाह रहे हैं? आयुष भाई, पहले तो साक्षी जी बता रही थी कि सबसे ज्यादा अपराधी कॉन्विक्ट हुए उत्तर प्रदेश में, तो मैं इनको बताना चाहता हूं कि कॉन्विक्शन रेट आपका सबसे कम है, लगभग 10 के बराबर है। राष्ट्रीय औसत आप पता कर लीजिए, वो कागज छानने से नहीं मिलेगा, ठीक है, आप बाद में देख लीजिएगा। जब क्राइम सबसे ज्यादा है, अगर हत्याएं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि कन्विक्शन भी ज्यादा होगा। लेकिन कन्विक्शन रेट आपका, रेशियो की बात अगर आप करें तो वो सबसे कम है, मेरी बात। दूसरी बात जो मैं आपने जो आंकड़ा आप गलत कह रही थी, दूसरी बात एनसीआरबी, पहली चीज तो अंडर रिपोर्टिंग होती है केसेस की, मामले दर्ज नहीं करे जाते हैं। अगर कहीं बलात्कार है तो वो मोलेस्टेशन में दर्ज होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बावजूद आपकी सरकार जो गृह मंत्रालय को आंकड़े देखती है एनसीआरबी को, वो आंकड़े ये इन्होंने बहुत पहले तो खैर देते ही नहीं है एनसीआरबी आंकड़े, कई साल देता नहीं, अभी आंकड़े आए तो वो हम सब लोग बता रहे हैं। तो पहली चीज आपके दिए हुए आंकड़े हैं, ये हमारे इनके उनके आंकड़े अलग नहीं है, सेम आंकड़े, ठीक है, वो आंकड़ों की जादूगरी नहीं होनी चाहिए। दूसरी देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायालय का काम न्यायालय करेगा, सरकार का काम सरकार करेगा। अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं ठोक दो, तो इसका मतलब उनका विश्वास न्यायालय में नहीं है क्या वो सोचते हैं कि पुलिस के पास अधिकार नहीं? मेरी बात आप बिल्कुल बोलिएगा, अब आप मैं बोल दूं तो देखिए न्यायालय का काम न्यायालय करेगा। इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा, जो हमारी एजेंसीज है उनके बीच में टकराव पैदा होगा। तो मुझे लगता है कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, जो हमारे देश का जो लोकतंत्र है, जो हमारा सिस्टम है, उसके लिए बहुत हानिकारक होगा इस तरह का भाषण देना। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, मैंने पहले भी कहा
क्या मुख्यमंत्री जी माफी मांगेंगे? अभी जैसे धर्मेंद्र जी गिना रहे थे कहाँ कहाँ कैसी कैसी हत्याएं हुई, तो उस पर बहुत ही मुझे लगता है बहुत दुखदायी बात लगी जिस तरह का बहन ने जवाब दिया कि पिछली सरकार में तो 1 घंटे में इतनी घटनाएं हो जाती थी। क्या आपको लगता है एक व्यक्ति की हत्या भी कम है न्यूज बनाने के लिए? क्या मुख्यमंत्री जी उन सब परिवारों से जाकर के माफी मांगेंगे, जो उनकी विधवाएं हैं उनसे जाकर के माफी मांगेंगे, जिनको कमाने वाला चला गया, जो उनके बच्चे यतीम हो गए उनसे माफी मांगेंगे जाकर के, वो प्रदेश के मुखिया होकर के भी उन सबकी जान बचाने में सक्षम नहीं थे? क्या वो ऐसा करेंगे? क्या वो, आप बताइए मुझे, इस बात का बस आप जवाब दे दीजिए। जो एसएसपी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता का दामाद है, उसके ऊपर कार्रवाई होगी आजकल में? लगातार घटनाएं हो रही गोरखपुर में, आप बस इसका जवाब दे दें। या सिर्फ आप छोटे सिपाहियों और दरोगा तक ही सीमित है आपकी कार्यशैली, जिनको आप बलि का बकरा बनाना चाहते हैं? देखिए मैं आपको जनता ने उत्तर प्रदेश की जनता ने 5 साल दिए थे। चाहे वो किसी का दामाद हो चाहे खुद को नेता हो, अगर कोई साक्षी कोई कार्रवाई बता देना जो नजीर कम से कम हो। 5 साल में पिछली जितनी भी घटनाएं घटी हैं उसमें कोई ऐसी कार्रवाई एक जो आप गिना दें यहाँ पर, जिससे ये हो जाए कि नहीं आप पुलिस प्रशासन को भी उतना ही टाइट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग कहते तो हैं लेकिन वो दिखता कहाँ है। नजीर कोई बता दीजिए, कोई एग्जाम्पल एक दीजिए ना, विपक्षियों को जवाब मिले। किस चीज का? क्या आपने कोई एग्जाम्पल सेट किया हो किसी ऐसे अधिकारी पर कार्रवाई करके यहाँ की जो आप दिखा सके? ये 21 तो लगभग अधिकारियों पे कार्रवाई हुई है, जिसमें से 50 पीसीएस अधिकारी हैं, और ये आज से पहले कार्रवाई हो गई, कार्रवाई हुई है। ये 50 एक नाम करवाया, क्या जेल भेजवाया, काला पानी सजा दी, जिसमें से 50 करवा दिया, क्या? साक्षी बहन जी एक सवाल पूछ लूं? बहन जी एक सवाल पूछ लूं? जी। अभी एक मामला आया था जिसको महिला की छाती पर दरोगा चढ़ के बैठा हुआ था, वो वीडियो वायरल हुई थी। उस वाले केस में क्या हुआ? दरोगा काम कर रहा नहीं कर रहा, बताइए जरा। नहीं, आपने वो वीडियो पूरा नहीं देखा है? नहीं, जितना मैंने देखा वो तो आपने देखा तो बता दीजिए। उसमें मैं पुलिस वालों के साथ नहीं दे रही, लेकिन किस प्रकार से उस महिला ने पुलिस वाले को पकड़ के गिरी है, आप उसी अगर उस वीडियो की बात कर रहे हैं तो उसमें कार्रवाई हुई कि नहीं बताइए? अच्छा छोड़िए, चुनाव में कार्रवाई हुई, चुनाव उस पर क्या कार्रवाई हुई? पुलिस वाले की गलती है कि महिला की गलती है? मैं महिला होते हुए ये बात बोल रही हूँ आपको कि उसमें पुलिस वाले की गलती नहीं है। आप उसके जवाब सेलेक्टिवली लोगों पे कार्रवाई, इसमें क्या कार्रवाई ये बताइए? आपको बिना भेदभाव की कार्रवाई करनी। देखिए आपको डेटा, आप उसमें भी आरोप, और आपने बताया एक कार्रवाई हुई है, क्या वो कार्रवाई अधिकारी हुई जो आपके सरकार के फेवरेट दूसरी सरकारों के खास है? आपको ये चीज बोल रही हूँ कि चाहे बख्शा किसी को नहीं जाए, चाहे वो स्वयं नेता हो चाहे माता का हो, किसी को भी नहीं बख्शा जा रहा है। हमारे यहाँ पे 114 भाजपा के विधायक 114 आती तो उससे क्या हो रही मामलों में कितने जेल गए ये तो बताइए। आप नहीं बोल दीजिए कि मेरे पास आंकड़े गलत आ गए हैं, क्योंकि जब मैं बता रही हूँ जो भी आरोप सिद्ध होने के बाद नंबर 1 पे है कार्रवाई। जैसे न्यूज पे हेडलाइन ऐसे ही हेडलाइन बन जाती है जब सरकार। हाँ मैं जानता हूँ हेडलाइन होगी, वो बनाने में बहुत माहिर है ये, लेकिन सच्चाई से बहुत दूर है सर। मैडम देखिए आप लोग अभी ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस की ही राजनीति कर रहे हैं, जनता के बीच में जाएंगे तो आपको स्थिति पता चलिए अब ठीक है, एक फाइनल रिएक्शन और ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए समय की कमी है। वैभव जी ठीक है, साक्षी जी ठीक है, आपने अपना पक्ष रख लिया। वैभव जी वाली है, उन्हें भी कोई बिल्कुल पता है, ठीक है, चलिए बिल्कुल हो गया। ठीक है, चलिए वैभव जी बिल्कुल फाइनल रिएक्शन। भाई कार्रवाई कर रहे हैं, वो कह रही चाहे पक्ष, कोई मंत्री हो, नेता हो, किसी का कोई भी रिश्तेदार बख्शा जाएगा। वैभव जायसवाल जी, बड़ी खुशी की बात होगी अगर ऐसा किया जाए, लेकिन अभी एक भाई ने बात उठाई कि 114 विधायक इनके भी पार्टी के हैं, उन पर कार्रवाई कब हो रही है। और सच्चाई ये है कि ऐसे पुलिस वालों को एक भय होना चाहिए कि अगर इस तरीके की हम हरकत कर रहे हैं तो हमारे क्या होगा। अगर आप पुलिस वाले, बड़ी गंभीर बात है, अगर आप गलत काम करवाओगे, चुनाव में उनका सहयोग लोगे, तो आपको कहीं ना कहीं उनके इस तरीके के कुकर्मों को छुपाने के लिए आपको भी उनका साथ देना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी, और जैसे लगता है कि आज पुलिस और अपराधियों के बीच में एक कंपटीशन चल रहा है कि तुम आगे कि हम आगे। पुलिस रिफॉर्म की सबसे ज्यादा जरूरत आज उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, पुलिस वालों। चलिए वैभव जी, आप किसी बात के साथ आज की चर्चा में यही समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोगों ने समय निकाला, चर्चा का हिस्सा बने। हालांकि हाँ, ये सवाल सत्ता पक्ष को जरूर देना होगा, क्योंकि जो हालिया घटनाक्रम घटित हुए उसके बाद सवाल हैं। अब इस पर कार्रवाई कोई नजीर सामने पेश करती है सरकार, तब विपक्षियों को भी जवाब उनके सवालों का मिलेगा। आज सवाल तो बनता है। मेरे साथ फिलहाल इतना ही।